बच्चे जो है वो होम्योपैथी के कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं या इसका क्या रुझान है? बिल्कुल। तो ऐसा है कि यदि हम एक कॉमन पर्सन की बात करें, एक ज़माना था जब नीट की ज़रूरत नहीं होती थी, जब पीएमटी एग्ज़ाम जो होता था पहले उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, 10+2 के मार्क्स के ऊपर एडमिशन हो जाता था। वो डॉक्टर चाहे होम्योपैथिक वाला हो चाहे एलोपैथी वाला हो, उसने एक इंसान की ज़िंदगी के साथ आप पूरी बॉडी को स्टडी करोगे, पूरी बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी सबको स्टडी करोगे, सिर्फ डिफरेंस आके मेडिसिन से होगा। होम्योपैथी वाले ने देखना है कि मेरे पास ये होम्योपैथिक सिस्टम है, मैं इसको ठीक करूँगा, और हर सिस्टम की अपनी मेरिट्स डीमेरिट्स वो साथ साथ रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शिवांगी। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे डाउट्स मन में आते हैं जब हम नाम लेते हैं होम्योपैथी का। होम्योपैथी ट्रस्टवर्दी तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट ये आता है कि भाई स्लो ट्रीटमेंट होता है, रुझान वो रहा या नहीं रहा, एलोपैथी होम्योपैथी क्या बेस्ट है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील जी। ही इज डीन ऑफ लॉर्ड महावीरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं सर? सर, शुरुआत अगर हम होम्योपैथिक से करते हैं तो फर्स्ट सवाल जो मन में आता है इसके ट्रीटमेंट को लेकर कि ट्रीटमेंट बहुत स्लो है और किस किस बीमारियों में सार्थक है, और ह्यूमन बॉडी पे जैसे एलोपैथ का कई बार साइड इफेक्ट होता है, इसका किस तरह का साइड इफेक्ट होगा? आपके एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आ गए। बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, आपने देखा जाए तो पूरी होम्योपैथी को ही जानने की बिल्कुल सारी जी। देखिए, जहाँ तक स्लो और फास्ट ट्रीटमेंट जो आपने अभी पहले जी फर्स्ट आपका पोर्शन जो है सवाल का, फैक्ट या मिथ है पहले? हाँ, फैक्ट है या मिथ? नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। मिथ है। हमने ऐसे बहुत सारे, मतलब हमारे पास केसेस हैं जिनकी हम विद एग्जांपल्स आपको कोट कर सकते हैं कि होम्योपैथी कई जगह इतना फास्ट उसका इफेक्ट है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये देखो, ऐसा है कि डिपेंड करता है कि जो पेशेंट आया उसकी तकलीफ कैसी है, डिजीज कैसी है। ऐसी बहुत सारी इमरजेंसीज हैं जहाँ पे होम्योपैथी बहुत फास्ट काम करती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस तरह की इमरजेंसी है। जैसे हमारे पास एक्यूट एब्डोमेन से पेशेंट आ जाता है, एक्यूट एब्डोमेन पेन है या एक्यूट यूटीआई हो गया, यूरिन में प्रॉब्लम आ गई, या किडनी स्टोन हो गए, उसमें जो कॉलिक होती है, तो ऐसी जो कॉलिक पेन्स हैं उसमें होम्योपैथी बहुत वंडरफुल इलाज करती है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दें, जैसे अपेंडिसाइटिस है फॉर एग्जांपल। तो अपेंडिसाइटिस में जब तक आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाओगे, नर्सिंग होम लेके जाओगे, उसको 15 मिनट आधा घंटा मिनिमम लग जाता है। लेकिन उसी समय यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर लेते हो तो पेन तो ठीक हो ही जाती है। इवन 90% पेशेंट्स में ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो अपेंडिक्स जो है वो ठीक हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हर एक सिस्टम का, हर एक मेडिसिन का, हर एक स्ट्रीम का एक अपनी लिमिटेशंस होती हैं। कारण पे डिपेंड करता है कि कारण क्या है। तो उसमें इमरजेंसीज में होम्योपैथी जो इसकी अपनी एक सफियर है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। एलोपैथी से कंपेयर जैसा सवाल था मेरा, तो अगर करते हैं तो साइड इफेक्ट क्या होता है और कश्मकश? देखिए, ऐसा होता है कि इमरजेंसी पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की इमरजेंसी है। अब जैसे कई इमरजेंसीज में हमें मैकेनिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि एलोपैथी ऑफ कोर्स उसमें उनका पूरा हाथ है, और वो जो उनकी लेटेस्ट अभी टेक्नोलॉजी है उस पर हम डिपेंड हैं, सोसाइटी डिपेंड है। क्योंकि मैकेनिकल काम जो है वो मैकेनिक नहीं करना है, सर्जिकल जो इलाज है वो सर्जरी नहीं करना है, उसमें मेडिसिन का कोई काम नहीं। बॉडी पे साइड इफेक्ट का क्या
देख रहे हैं? बॉडी में साइड इफेक्ट्स का ऐसा है कि एज फार एज होम्योपैथी इज कंसर्न, होम्योपैथी को हम कहते हैं जीरो साइड Side इफेक्ट ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में ये नहीं कि हम कह सकते कि यदि कोई उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, यदि आप प्रॉपर मेडिसिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी के भी अपने प्रिंसिपल हैं, यदि आप वो प्रिंसिपल्स के ऊपर मेडिसिन ले रहे हो तो उसका कोई साइड इफेक्ट। होम्योपैथी में यदि आप होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के आधार पे मेडिसिन ले रहे हो तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट अगर इसके सिद्धांतों से ऊपर उठ के अगर हम बात करें तो कंपटीशन तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। जेंजीज में खासकर ये सवाल आता है मन में यार कि होम्योपैथिक वाल जाना, बट इट इज़ कॉलेज जहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ बच्चे स्टडी भी कर रहे हैं, तो उनमें किस तरह का रुझान और किस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं? देखिए, आपके सवाल को मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि जो होम्योपैथी आज से 2-2.5 साल 100 साल पहले जब बनी है ये, बिल्कुल, तब से लेके अब तक बहुत सारा रेवोल्यूशन हुआ है। हर साइंस में होता है, रिसर्चेज होती हैं, नए नए आयाम आते हैं, नए नए तरीके आते हैं। तो होम्योपैथी में भी बहुत सारा रेवोल्यूशन आया है। एक ज़माना ऐसा था कि जब होम्योपैथी एक लिमिटेड डिजीज़ को ही हम ट्रीट करते थे, जैसे मोस्टली क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीट कर लिया, या बहुत एक्यूट इलनेस है, बच्चों की इलनेस है, उसको ट्रीट कर लिया। लेकिन अब जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, हर तरह का पेशेंट जो है वो होम्योपैथी में भी आता है, तो अब उनका वो ट्रीटमेंट करने के लिए होम्योपैथी में भी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। तो होम्योपैथी में एक्यूट डिजीज़ के लिए, क्रॉनिक डिजीज़ के लिए उस पर तो रिसर्च हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मेडिसिन की रिसर्च हुई है जो आज से 200-250 साल पहले नहीं होती थी, तो वो मेडिसिन यूज़ करनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसा करके मतलब आज के टाइम पे तो होम्योपैथी में मतलब सभी तरह से, क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह है। आज यदि देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में एलोपैथी के बाद होम्योपैथी जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलर साइंस है, जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज होती है, और ऑलमोस्ट मोर देन 100 कंट्रीज में होम्योपैथी जो है वो यूज हो रही है। तो अब किसी भी साइंस को यदि उसने अपनी उन्नति करनी है तो उसको सभी स्फीयर में फैलना पड़ेगा। आज की दिल में होम्योपैथी जो है वो अपार्ट फ्रॉम डिजीजेस, कॉस्मेटिक में भी होम्योपैथी यूज हो रही है, और भी स्फीयर्स में यूज़ हो रही है डे टू डे लाइफ में। जैसे आपके टूथपेस्ट वगैरह में भी होम्योपैथी बहुत यूज़ होती है, ऑयल्स तो शुरू से ही हैं हेयर्स के लिए, और कॉस्मेटिक्स में। तो रेवोल्यूशन तो हर स्फीयर में हुआ है। वो डिपेंड करता है कि आज सोसाइटी की क्या डिमांड है, आज सोसाइटी होम्योपैथी से क्या क्या चाहती है। अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट, लोग चाहते हैं कि हमें बिना साइड इफेक्ट के कॉस्मेटिक्स मिले, हमें बिना साइड इफेक्ट ऐसी चीज़ें मिले जो फ़ौरन लगाएं, फ़ौरन ठीक हो जाए। तो ये जो एप्लीकेशंस में भी होम्योपैथी में बहुत रेवोल्यूशन आया है, जो कि आज से 150-200 साल पहले बिल्कुल नहीं था। अच्छा, इस रेवोल्यूशन में अगर हम बात करें तो कहीं एडल्ट्रेशन तो नहीं, क्योंकि स्टीरॉइड वगैरह कहीं ना कहीं डाउट्स तो आ ही जाता है मन में, क्योंकि जो टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट था वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी असर दे रहा हो तो 1% तो डाउटफुल है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, एडल्ट्रेशन करना या ना करना वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो उनकी लॉयल्टी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी ऑनेस्ट है। लेकिन आपके मतलब नॉलेज के लिए ये मैं थोड़ा सा बीच में ऐड कर दूंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया HPI जो है वो उसको मॉनिटर करती है, उसके बेस पे ही मेडिसिन बनती हैं। और क्योंकि होम्योपैथी में 90% से ज़्यादा जो प्रेपरेशन हैं वो प्लांट्स से होती हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट से होती हैं, तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट होने का चांसेस आप कह लो कि इसमें इतना है नहीं, ना के बराबर है। अब यदि कोई कंपनी किसी कंपटीशन में आके यदि कुछ एडल्ट्रेशन करती है तो वो उनकी अपनी थिंकिंग हो सकती है। लेकिन यदि हम वैसे होम्योपैथी की बात करें, हम भी क्योंकि यूज़ कर रहे हैं, हमारे जो यहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने पढ़ा दिया, क्योंकि ये कॉलेज 1976 में शुरू हुआ था, तो तब से लेके हमारे
कितने बैचेस निकल गए। तो आज तक हमने कभी ऐसी कोई शिकायत कहीं से नहीं हमें मिली कि मतलब ये इसका साइड इफ़ेक्ट हो गया, वो फास्ट करने के लिए उसमें कोई स्टीरॉयड यूज़ किया हुआ है, ऐसी कोई शिकायत नहीं। लेकिन लोगों के मन में मिथ है तो हम उसको तो बांध नहीं सकते। अच्छा, स्टूडेंट्स का क्रेज कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह डॉक्टर्स इंजीनियर्स की हम बात करते हैं तो वो अलग से एमबीबीएस की तरफ दौड़ रहे हैं, बीटेक वगैरह की तरफ दौड़ते हैं, होम्योपैथी की तरफ सोचने के लिए 1% फ्यूचर कैसे देख रहे हैं इंडिया में? एक कॉमन पर्सन की बात करें कि हमारे बच्चे जैसे 10th के बाद +1 +2 में मेडिकल कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उनका सपना होता है कि वो एमबीबीएस की सीट को क्रैक करें। और आजकल जो एडमिशन हो रही है, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे एलोपैथी है, सब में नीट के थ्रू एडमिशन होती है। नीट क्वालिफिकेशन जो है वो नीट कंपलसरी है। एक ज़माना था जब नीट की ज़रूरत नहीं होती थी, जब पीएमटी एग्ज़ाम जो होता था पहले उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, 10+2 के मार्क्स के ऊपर एडमिशन हो जाती थी। अब सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बराबर पे रखना है, क्योंकि वो डॉक्टर चाहे होम्योपैथी वाला हो चाहे एलोपैथी वाला हो, उसने एक इंसान की ज़िंदगी के साथ उसने अपना प्रैक्टिकल करना है। तो एक कह लो कि एक ह्यूमन लाइफ जो है वो एक डॉक्टर के हाथ में है, चाहे वो एलोपैथी से इलाज कर रहा है या होम्योपैथी से इलाज कर रहा है। तो उसके लिए एक बराबर का स्तर होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पहले तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो नीट का कॉमन है, एक कॉमन लेवल है, उसी लेवल पे एडमिशन होना चाहिए। आप पूरी बॉडी को स्टडी करोगे, पूरी बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी सबको स्टडी करोगे, सिर्फ डिफरेंस आके मेडिसिन पे हो जाएगा कि आपने इंसान को समझ, एक बॉडी को समझ लिया, उसकी बीमारी को समझ लिया, उसके फंक्शन समझ लिए, उसको एक बीमारी हो गई। अब आपने वो डिसाइड करना है, एलोपैथी वाला डिसाइड करेगा कि मेरे पास ये सिस्टम है, मैं इसके साथ इसको ठीक करूँगा। होम्योपैथी वाले ने देखना है कि मेरे पास ये होम्योपैथी सिस्टम है, मैं इसको ठीक करूँगा। और हर सिस्टम की अपनी मेरिट्स डीमेरिट्स वो साथ साथ चलती थी। तो जब एक कॉमन पर्सन जो आज बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जब वो +2 में मेडिकल लेते हैं तो उनका पहला ड्रीम यही होता है कि एमबीबीएस में सीट मिल जाए। लेकिन आज के दिन में यदि हम बात करें तो बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि हमें पैकेज क्या मिलेगा इमीडिएटली पास होने के बाद। जो आज से 40-50 साल पहले का ज़माना था, उस समय ये होता था कि डॉक्टर बनना है और मरीजों का इलाज करना है, चाहे कोई सिस्टम हो, सेवा की भावना। बिल्कुल। वो अब सिस्टम जो है वो काफ़ी, एक जो दिमागी धारा है वो बदल गई जी। अब तो ये है कि आपको 4 साल या 5 साल का कोर्स लगाना है और उसके बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको अर्निंग क्या हो, क्योंकि ड्रीम्स बहुत बड़े। तो वो अर्निंग जो है उसको लेने के लिए हर कोई सोचता है। अभी क्या है कि पिछले कुछ सालों में इवन ऑन दी होल मेडिकल ग्राफ में कमी है। एस्पिरेंट्स जो हैं वो नॉन मेडिकल लाइनों में ज़्यादा जा रहे हैं। उनको ये है कि 4 साल का एक कोर्स करके हमें कंपनी से जो है वो पैकेज मिलना शुरू हो जाएगा। मेडिकल में ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, आपको प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना है जी। और प्राइवेट प्रैक्टिस में जाने के लिए आपको स्ट्रगल खुद करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल करने के लिए इमीडिएटली कोई भी आप मेडिकल डॉक्टर कोई भी एमबीबीएस कर ले, एमडी कर ले, होम्योपैथी बीएचएमएस कर ले, होम्योपैथी में भी एमडी है वो कर ले, उसके बाद सेटल होने को उसको टाइम चाहिए। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो नॉन मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें तो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं तो आपको जो आईटी कंपनीज हैं वहीं से उठा लेती हैं। बिल्कुल। तो इवन बिफोर पासिंग आउट यू आर सेटल्ड, चाहे वो कितने भी परसेंट है, चाहे वो कम परसेंट, लेकिन एक पब्लिक में मैसेज है कि भाई इंस्टीट्यूट में बैठे बैठे ही आपकी सिलेक्शन होगी और आपको पैकेज मिलना शुरू हो जाएगा। मेडिकल में ये नहीं है, मेडिकल में कहीं भी ये नहीं है कि आप एमबीबीएस कर ही रहे हो और आपको कहीं पे ऑफर आ गई, ठीक है ना। तो इसलिए ओवरऑल एक तो मेडिकल लाइन में आने की जो बच्चों की भावना बहुत कम है। आते भी हैं तो उनको थोड़ा सा ये रहता है कि भाई ऐसी लाइन चूज़ की जाए कि जैसे वो देखते हैं कि भाई एक एमडी डॉक्टर बैठा हुआ है हॉस्पिटल में, उसका बहुत सारा क्लिनिक है, बहुत सारी अर्निंग है, तो वो एक ड्रीम लेके चलते हैं कि हमें यहीं पे सेटल होना है।
ऐसी बात नहीं कि होम्योपैथी में ऐसे नहीं है, होम्योपैथी में भी ऐसे ऐसे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जिनके पास एक एक महीने तक आपकी टर्न नहीं आती है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपको एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए, इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो एक ये जो है सिस्टम के भाई बच्चों का रुझान जो है वो इस पर थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप एक फास्ट ट्रैक अर्निंग आप चाहते हो या आप चाहते हो कि भाई मेरे को स्टेप बाय स्टेप चलना है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी जहाँ तक मेडिकल वर्सेस नॉन मेडिकल का है, उसमें एक पॉइंट जो हम बच्चों को भी, जब हमारे पास एडमिशन्स के बाद बच्चे आते हैं तो उनको हम एक चीज़ बड़ी अच्छी से क्लियर कर देते हैं कि भाई देखो, यदि आप IT सेक्टर में जाते आपको इमीडिएटली पैकेज मिल जाता, लेकिन जब आप पोटेंशियली कम हो जाओगे एज में 40-50 में पहुंच जाओगे तो आप घर बैठ जाओगे आके। मेडिकल में ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, आपकी इनकी इनकम बढ़ती जाएगी और आखिरी सांस तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है ना? तो ये कईयों को ये मेरिट समझ आ जाती है तो वो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा भी देखने को मिल रहा है, लुधियाना से ही अगर हम बात करें, क्योंकि जिस जगह पे भी हम बैठे हैं, कॉलेज की भी कहीं ना कहीं कमी है। इंस्टीट्यूट्स इतने नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, और जो थे वो बंद हो रहे हैं। बिकॉज हो सकता है कि एक ये रीज़न भी हो मेजर कि बच्चों का रुझान सैलरी पैकेज की तरफ ज़्यादा है, सेवा का कम। आपका क्वेश्चन जो है बड़ा साइंटिफिक है, बड़ा करेक्ट है, विद फैक्ट्स। जी। ऐसा है कि जब ये होम्योपैथी कॉलेज खुले थे जी, तो ये उन लोगों ने कॉलेज खोले थे जिनको इस सिस्टम के साथ लगाव था, वो सिस्टम को पढ़ते थे और वो चाहते थे कि ये वाली एजुकेशन को डिसेमिनेट करना चाहिए। तो उन्होंने कॉलेजेस खोले, इंस्टीट्यूट्स खोले, पढ़ाई शुरू करवाई, पढ़ाई करवाई, इंस्टीट्यूट्स चले। धीरे 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 ये थोड़ा सा कमर्शियलाइज्ड हो गया सिस्टम जी। और कमर्शियल सेक्शन जब इसमें आ गया तो उन्होंने थोड़ा सा ये भी देखना शुरू किया कि प्रॉफिट भी होना चाहिए। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, एक किस्म का ये बिजनेस है तो इसमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब ये प्रॉफिटियरिंग इंस्टीट्यूट्स थोड़े से डोमिनेट करने शुरू कर दिए तो प्रॉफिट लेने के लिए आपको हर हथकंडा अपनाना पड़ेगा। और आज यदि आप 10 रुपये कमा रहे हो तो कल को आप सोचोगे 15 रुपये कमाएं, परसों को 20 रुपये कमाएंगे, तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ कंप्रोमाइज़ होता है। जब भी गाज गिरती है वो एजुकेशन के ऊपर गिरती है। तो जब ऐसे इंस्टीट्यूट्स बीच में बहुत सारे आ गए और सरकार की नज़र में तो ये था ही कि कॉलेजेस में क्या होता है, तो सरकार को मजबूर होके धीरे धीरे ये जो मशरूमिंग हुई इंस्टीट्यूट्स की, कंप्रोमाइजिंग इंस्टीट्यूट्स की, उनको धीरे धीरे बंद करना पड़ा या वो खुद बंद हो गए क्योंकि सरकार की नीति ही ऐसी बन गई। उन्होंने कंडीशंस इतनी स्ट्रिंजेंट कर दी कि ये कॉलेजेस को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अब आज की तारीख में वही कॉलेज सर्वाइव कर पाएंगे जो सरकार के वो पैरामीटर्स को पूरा करते हैं। वो पैरामीटर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, इतने आसान नहीं है कि उनको पूरा किया जाए, लेकिन फिर भी कोशिश है। अब पंजाब में यदि हम देखें तो आज लॉर्ड महावीरा मेडिकल कॉलेज एक ही इंस्टीट्यूट बचा है, एक इंस्टीट्यूट अबोहर में है, वो भी चल रहा है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि धीरे धीरे किसी भी तरह से ये जो कमियां हैं इनको पूरा किया जाए और हर साल की मतलब हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट बहुत सिंसियर है इसमें हमारे संजीव जैन जी, क्योंकि ये कॉलेज तो स्वर्गीय श्री हीरालाल जैन जी ने शुरू किया था। उनका ड्रीम था कि ये कॉलेज पंजाब का नहीं हिंदुस्तान का एक नंबर कॉलेज हो, तो वो उस डेडिकेशन के साथ आज की मैनेजमेंट भी चल रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से आज ये कॉलेज का नाम है। एक सवाल यहाँ पे ये भी मेरे मन में आ रहा है कि महंगाई का ज़माना है, हर चीज़ में प्राइसेस हाइक देख रहे हैं हम। दवाइयों का खर्चा एलोपैथ में तो पहले ही हमें एक दिमाग में होता है कि हाँ
इलाज करवाने जा रहे हैं तो यानी कि हज़ारों जेब में लेके जाओ तो ही पॉसिबल। लेकिन होम्योपैथिक का कैसे पॉसिबल है कि अचानक से जो इलाज 2 रुपए का है वो आज 200 का हो गया? कैसे, रीज़न क्या था? कि इसमें कोई शक नहीं कि एलोपैथी का जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। बिल्कुल। वो एक सेक्शन पे हमने पहले भी बात की थी, मेरी पहली इंटरव्यू में भी ये सवाल उठा था, मैंने बड़ी डिटेल में उसमें डिबेट की हुई है। उसमें 2 चीज़ें जो मैं समझता हूँ, एक तो ये है कि हेल्थ कंपनीज, इंश्योरेंस इन हेल्थ कंपनीज, वो एक बहुत मजबूत फैक्टर है कि आज आप किसी भी हॉस्पिटल में प्रोसीजर नहीं भी करवाना तब भी लोग चाहते हैं कि मतलब उनका इलाज हो जाए। और वो जो नर्सिंग होम या हॉस्पिटल जहाँ भी पेशेंट जा रहा है, इवन बड़े बड़े हॉस्पिटल, छोटे से लेके बड़े हॉस्पिटल, बिल्कुल। वो उनको सीधा होता है कि भाई आपने कौन सा जेब में से पैसे देने हैं, आपका तो इंश्योरेंस हुआ, कंपनी पे करेगी, हम आपका ये प्रोसीजर भी कर देते हैं, इसके साथ ये आपको पूरे टेस्ट भी वो बार बार रिपीट करते जाएंगे, जिनकी मरीज को कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे केसेस में मरीज को ना तो वो दवाइयों की ज़रूरत है, ना वो टेस्टों की ज़रूरत है, ना उस प्रोसीजर की ज़रूरत है, लेकिन वो सारा कुछ क्योंकि इंश्योरेंस करवाई हुई है मरीज ने, वो पैसा सरकार दे रही है या इंश्योरेंस वाले दे रहे हैं, तो वो प्रोसीजर करेंगे, अपना पैसा जेब में भर देंगे, तो वो एक बिजनेस है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब उसमें ये है कि आप जेनेरिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हो या एथिकल यूज़ कर रहे हो, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसमें भी यदि आपको 50% तक का डिस्काउंट आपको एक रिटेल में मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि मेडिसिन कितने की चली होगी वहाँ से कंपनी से। 2-2 रुपए की गोली जो है वो 20-20 रुपए की, 200-200 रुपए तक की। बहुत सारी मेडिसिन तो ऐसी हैं कि एक एक टेबलेट जो है वो 70-80 रुपए की एक एक टेबलेट है। तो क्या इसमें इतनी कॉस्ट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि अगर युग बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, लेकिन इतना जल्द इतना चेंज नहीं आ सकता। ऊपर से मेजर रीजन अकॉर्डिंग टू मी, मतलब स्टडी मेरी थोड़ी गलत भी हो सकती है, फैक्ट भी हो सकता है, मिथ भी है, ब्रांडिंग का टैग अगर लग जाए वो कहीं ना कहीं जानलेवा है। नहीं, ऐसा है कि जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, तो दवाइयों का जो मापदंड है, उनकी जो क्वालिटी है, वो डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरर। ये नहीं कि छोटी कंपनी वाले अच्छी दवाई नहीं बनाते हैं। वो तो आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि आप कितना सिंसियरली मेडिसिन को बना रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथी है चाहे एलोपैथी है, वो आपकी सिंसेरिटी पे डिपेंड करता है। एक ज़माना था जब हम एक ही ब्रांड पे बिलीव करते थे, आज बहुत सारी कंपनी हैं, हजारों कंपनी हैं। बाकी जहाँ तक कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट का एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी का जो आपका मेन सवाल है, आज भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो इतना महंगा नहीं, आज भी नहीं है महंगा यदि आप उस कंपैरिजन में जाओ। हाँ, ये ज़रूर है कि होम्योपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल यदि हम वो लेके चलें, तो होम्योपैथी में भी इतनी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती जितनी मरीज को दी जा रही है। अब उसमें आप कहोगे डॉक्टर, इसका मतलब डॉक्टर गलती कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। मरीज को भी, मरीज का जो रुझान है वो अलग चेंज हो गया अब, क्योंकि मरीज देखो, मरीज जो है वो होम्योपैथी में भी जाते हैं, एलोपैथी में जाते हैं। एलोपैथी में जब मरीज जाता है तो आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन खोल के देखिए, 8-10 से कम से मेडिसिन तो होती नहीं। तो पेशेंट्स का एक रुझान बना हुआ है कि भाई मेरे को 8-10 मेडिसिन मिलती हैं, होम्योपैथी में भी 4-5 तो मिले। जबकि होम्योपैथी का यदि प्रिंसिपल को हम स्टडी करें तो उसमें एक ही मेडिसिन चाहिए, एक ही डोज चाहिए, उसको काम करने दीजिए, फिर आप सेकंड डोज उसको स्टडी करके देंगे। तो यदि हम उस प्रिंसिपल को लेके चलें तो वो होम्योपैथी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल कहाँ हो रहा है, और वो मरीज की साइकोलॉजी उसमें बहुत काउंट कर रही है। मरीज को यदि आप एक सिंपल पुड़िया देके भेज रहे हो कि भाई आप 3 दिन के बाद दिखाना, तो मरीज को तसल्ली नहीं होगी, वो दोबारा नहीं आपके पास आएगा। तो ये एक मिक्स कह लो कि सिस्टम है जहाँ पे ये सारा इंटरमिंगल हो गया। किसी ना किसी तरह से होम्योपैथी जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी
थोड़ा सा पेशेंट की एक साइकोलॉजी को भांपना पड़ता है कि भाई इसको चाहे आप ताकत की दवाई दे दो, प्लेसिबो दे दो, कुछ दे दो, इसको मेंटल सेटिस्फेक्शन तो हो जाए भाई मेरे को ट्रीटमेंट मिला है। बिल्कुल। तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट 2 की बजाय 20 को चला गया या 200 में चला गया, जो आप कह रहे थे। अदरवाइज यदि आप ऑन दी होल कंपेयर करोगे तो अभी भी होम्योपैथी में और एलोपैथिक कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक और मिथ और फैक्ट आई डोंट नो, बट कोई भी दवाई होम्योपैथी की ऐसी होती है सूट करने से पहले बीमारी बढ़ा देती है, और इसी से पता लगता है कि दवाई सही है या नहीं। बहुत अच्छा, मेरे को लगता है आपने भी होम्योपैथी की बहुत अच्छी स्टडी की हुई है। मेरे फादर साहब नहीं, मेरे फादर साहब सेवा करते हैं होम्योपैथी की फ्री मेडिसिन देके कुछ लोगों का। क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। नहीं, मेरे फादर साहब की वजह से। हाँ, तभी ये इसमें ऐसे होता है कि जो हमारा सिद्धांत है होम्योपैथी का ट्रीटमेंट का, वो है सिमिलिया सिमिलीबस क्योर एंटर जी, या हम कह सकते हैं लाइक्स क्योर लाइक, कि लोहे को लोहा काटता है। बिल्कुल। तो उस जो हमारा सिद्धांत है कि भाई यदि एक मरीज हमारे पास कुछ सिम्टम्स लेके आ गया, एक बीमारी के साथ आ गया, उसके पाँच छः ये सिम्टम है, हम अपनी मेडिसिन में ढूंढेंगे कि हमारी कौन सी मेडिसिन में वो मिलते जुलते वही सिम्टम्स हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो मेडिसिन है, मरीज के 5 सिम्टम हमने ले लिए, अपनी मेडिसिन के वो 5 सिम्टम बिल्कुल वैसे वाले वो हमने फिट कर दिए जी। तो वो हमारी सिलेक्शन हो गई मेडिसिन की। बिल्कुल। अब वो मरीज में जो बीमारी है, जो वो सिम्टम्स हैं, हमारी मेडिसिन ने वही सिम्टम थोड़े से उससे और ताकत वाले प्रोड्यूस करने हैं। क्योंकि हमारा सिद्धांत यही है कि जब 2 सिमिलर बीमारियां बॉडी में मिल जाएंगी, when 2 similar diseases meet together in a body, उसमें से जो स्ट्रॉन्गर वाली होगी वो वीकर वाली को खत्म करेगी। तो मरीज की वो 5 सिम्टम बीमारी और हमारे वही वाले 5 सिम्टम बीमारी, लेकिन हमारी मेडिसिन की बीमारी थोड़ी सी बड़ी होगी, तभी तो निकालेगी ना उसको। तो वो जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो कुछ लेवल तक उसको हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी एग्रेवेट करती है वो सिम्टम्स को, उसको जिसको हम कहते हैं होम्योपैथिक एग्रेवेशन, साइंटिफिक वर्ड में। यदि वो हो जाता है, वो एक ही डोज से हो जाएगा। बिल्कुल। वो हो जाता है तो इसका मतलब आपकी डिजीज क्योर हो जाएगी, क्योंकि आपकी मेडिसिन ने होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम किया। बिल्कुल, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। और एक ये सवाल उन लोगों के लिए खासकर जो स्पेशली बार बार फोन करके बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब अब तो बीमारी आपने बढ़ा दी, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता है कि भाई इलाज की पहली पौड़ी यही है। हाँ, नहीं ऐसा है, वो हर एक में ऐसा नहीं होता। हाँ, मोर ओवर वो जो सिम्टम्स भी हैं वो इतने परसेप्टेबल होते नहीं हैं। यदि वो मान लो मरीज की फिजिकल सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, जैसे उसको यदि दर्द होती थी, पेन थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन वो मरीज को ओवरऑल यदि उसका माइंड हम देखेंगे तो वो काम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। वो मरीज कह देता है कि मेरी डॉक्टर साहब तकलीफ तो थोड़ी ये वाली बड़ी है, लेकिन मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो एक इसमें प्लस पॉइंट होता है। तो वो डॉक्टर यदि आपका एक्सपर्ट है तो वो पहचान लेता है कि आप एक सही दिशा में जा रहे हो। बिल्कुल। और एक और चीज़ है कि आजकल तो घर घर गूगल बाबा हैं, फ़ोन अपने पास है, और कुछ यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के दवाई सजेस्ट कर देते हैं। कितना मतलब ट्रस्ट वर्दी है, वो करना चाहिए ट्रस्ट, या फिर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए? देखिए, दोनों चीज़ों में दोनों के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी। जी बिल्कुल। यूट्यूब पे यदि आप एक बीमारी के बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन को सर्च करना शुरू कर दोगे तो गूगल बाबा को पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हो। बिल्कुल। तो वो आपको वही रील्स, उसके रिलेटिंग रील्स आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। उससे ये है कि आपको होम्योपैथी में थोड़ा विश्वास बनना शुरू हो जाएगा कि भाई वो देखो क्लेम कर रहे हैं तो इसका मतलब है ना। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वो आपको सिर्फ कुछ दवाइयाँ जो हैं उनके बारे में बताएंगे जो उन्होंने यूज़ करते हैं। आप उसी को लेके बैठ जाओगे तो वो ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। साइंटिफिकली तो यही है कि आपको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी बतानी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, वो सेक्शन को आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि हमने सर यूट्यूब में देखा था कि ये बीमारी के लिए उन्होंने ये 4 दवाइयाँ बताई हैं,
तो कौन सी ली जाए, या क्या 4 दवाइयों से हटके भी है, क्योंकि होम्योपैथी में जैसे फॉर एग्जांपल सिर दर्द है, बिल्कुल सिर दर्द की कम से कम 60-70 दवाइयाँ हैं। बिल्कुल अब वो 60-70 तो बताएंगे नहीं यूट्यूब में, तो वो सिर्फ 3-4 बताएंगे जो उन्होंने यूज की। बिल्कुल व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ मेडिसिन, है ना। तो वो जो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है, वो आपको एक सही डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको हिस्ट्री बताएंगे, वही ढूंढ के निकालेगा। क्योंकि होम्योपैथी में टू बी वेरी फ्रैंक कोई भी दवाई पेटेंट नहीं होती कि भाई ये बीमारी की ये दवाई पेटेंट बिल्कुल है ना। तो एक बीमारी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। मान लो एक डायबिटीज है, किसी को शुगर है, ठीक है ना। अब यदि 5 पेशेंट शुगर के आ जाते हैं हमारे पास, तो हो सकता है 5 को अलग अलग दवाई चाहिए, उनकी बीमारी एक ही है, डायबिटीज है उनको, लेकिन वो डायबिटीज को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमें क्या सिम्टम बता रहे हैं, डायबिटीज तो है उनको, बिल्कुल लेकिन उनकी स्थिति क्या है, वो उनका मेंटल सिम्टम क्या है, उनको फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं, वो कैसे उस बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, या वो प्रेजेंट क्या करते हैं, हमारी मेडिसिन उस पर डिपेंड करती है। बिल्कुल तो हो सकता है 5 की दवाइयाँ अलग अलग हों, या हो सकता है उनमें से 1-2 की सेम भी हो सकती हैं। तो वो एक जो सिमिलैरिटी ढूंढनी है केस को इंडिविजुअलाइज करके, वो होम्योपैथी में उसकी ज़रूरत रहती है। आई थिंक इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया। इन फ्यूचर कोशिश करेंगे बहुत जल्द ही, अगर कोई आपके सवाल हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें और जवाब देने की कोशिश करेंगे आपको। और इस इंटरव्यू को देखकर मन में अगर कोई डाउट है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई सुझाव है तो वो भी ज़रूर बताएं, और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।